अभी मैं 4 बरस की थी कि पापा ने मुझे माँ से छीनकर दादी के हवाले कर दिया। उन्होंने मम्मी पर चरित्रहीन होने का इल्जाम धरा। ये इल्जाम सही था या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी माँ इस तोहमत को नहीं मानती थी। वो बहुत रोई, लेकिन पापा अपनी बातों पर डटे रहे। मम्मी मायके में थी। पापा बहुत परेशान थे क्योंकि मामा जी ने उन पर केस दायर कर दिया था। इस मुकदमेबाजी में उनका काम धंधा चौपट हो गया और वो चारों तरफ से कमजोर पड़ गए। आखिर में उन्होंने पत्नी को तलाक दे दी, मगर मुझे उनके हवाले ना किया। वो मुझे मम्मी से मिलने भी ना देते थे। एक बार मम्मी मेरी दादी के पास आई, उन्होंने उनको दरवाजे से ही दुत्कार दिया। वो कहती रही, बस एक नजर मेरी बेटी को दिखा दो। दादी ने जूती दिखाकर कहा था, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई बेटी वाली, चल जा अपने उसी यार के पास रह जिसकी खातिर तूने मेरे बेटे से तलाक ली है। दादी बूढ़ी थी, पापा को घर चलाना था और मेरी परवरिश का मसला भी था। उन्हें दूसरी शादी तो करनी थी। सौतेली माँ मेरी चाची की बहन थी। शुरू में तो प्यार किया, लेकिन जब एक बेटे की माँ बन गई तो मुझे इग्नोर करने लगी। एक दिन मुझसे अपने छोटे भाई का दूध गलती से गिर गया तो सौतेली माँ ने मुझे सजा के तौर पर मुर्गियों के डरबे में बंद कर दिया। गर्मियों के दिन थे, सख्त तपिश थी, ऊपर से डरबे में मुर्गियों की बीटों की बदबू से मैं बेहोश हो गई। उस दिन शायद मैं मर जाती, लेकिन ईश्वर को मेरी जिंदगी लगानी थी कि पापा की दुकान पर एक ग्राहक आ गया और उसने कुछ सामान मांगा। इत्तेफाक से वो सामान घर पर रखा था। ग्राहक को दुकान पर छोड़कर वो दौड़ते हुए घर आए सामान का डब्बा लेने। मुर्गियों का डरबा दरवाजे के करीब था। मेरे हलक से अजीबो गरीब आवाजें निकलती सुनी तो चंद लम्हे उनकी समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। डरबे को खोलकर अंदर झांका तो मैं उसमें बेहोश मिली। पापा ने जल्दी जल्दी मुझे वहां से खींचकर निकाला, मुंह पर पानी के छींटे दिए और पड़ोसी की गाड़ी में अस्पताल ले गए। तुरंत डॉक्टरी इलाज मिल गया, यूं मेरी जान बच गई। अस्पताल से वापस आकर पापा ने अपनी पत्नी को मारा कि तुमने मेरी मासूम बच्ची पर इतना जुल्म ढाया। अगर मैं देरी से पहुंचता तो ये मर चुकी थी। बहरहाल उसके बाद पापा ने मुझे मेरी सौतेली माँ के पास रखना सही ना समझा। उनका विश्वास औरतों से उठ गया था। मेरे 3 चाचा थे और सब साथ रहते थे। उनमें छोटे चाचा की पत्नी मेरी माँ की रिश्तेदार थी। पापा ने मुझे उस चाची को सौंप दिया कि अब तुम जारा की परवरिश करोगी। वक्त कैसे बीत गया याद नहीं, लेकिन जब 7 बरस की हो गई तो यादों के चिरागों की लो ऊंची होने लगी। उन दिनों में तीनों चाचियों का काम भाग भाग कर करती थी, यहाँ तक कि टांगे सुन हो जाती जो रात को दर्द करती थी। मेरी सब चाची अच्छी थी, डांटती थी न मारती थी, खाने को भी अच्छा देती, मगर काम बहुत कराती थी। मुझे पढ़ने का शौक था, मगर किसी को मेरी पढ़ाई से कोई दिलचस्पी न थी। हालांकि मेरी उम्र पढ़ने की थी। सभी चाचियों के बच्चे स्कूल जाते थे, मगर मुझे 3 क्लासों तक बमुश्किल स्कूल में पढ़ने दिया गया और फिर स्कूल से उठा लिया गया। मैं उस घर की बच्ची थी, मगर जिंदगी गुलामों जैसी थी। कभी कभी उनकी गुलामी से तंग आ जाती, तब सोचती थी, हे भगवान, मेरा क्या कसूर है? तूने क्यों मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया? छुपकर रोती थी। आंसू पूछने वाला कोई ना होता था। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हो गई। सारे खानदान में सबसे ज्यादा रिश्ते मेरे आए। मेरी सूरत अच्छी थी, मगर पढ़ी लिखी ना थी और ना कोई हुनर आता था। बस घर का काम काज खूब आता था। छोटी चाची मुझ पर ज्यादा मेहरबान थी। जब काम से जरा भी फुर्सत होती तो कहती, जारा कॉपी पेंसिल ले आओ। वो मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती। उनका यह एहसान मैं जिंदगी भर ना भुला सकूंगी। मेरी मंजली चाची के भाई रोबिन कभी कभार आते। वो मुझे हर वक्त काम करते देखते तो अपनी बहन से कहते, ये कमजोर सी लड़की है, इस पर रहम किया करो, इतना काम मत लिया करो। लेकिन चाची अपने भाई की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती। एक बार अपने भाई से बोली, रोबिन, तुम ये फजूल सोच दिमाग से निकाल दो। ये लड़की हमारे टुकड़ों पर पल रही है। अगर मैंने तरस खाया तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरे तो नहीं करेंगे ना। एक दिन रोबिन ने मौका देखकर मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उनकी बात का जवाब ना दिया। नहीं चाहती थी कि कोई मुझे मेरी माँ की तरह बुरा कहे और जैसा इल्जाम माँ पर लगा था मुझ पर लग जाए। उन दिनों मेरे लिए रिश्तों का तांता बंधा था, मगर चाचा सबको मना कर देते थे। शायद मेरी शादी ना करना चाहते थे कि मुफ्त की नौकरानी हाथ से चली ना जाए। रफ्ता रफ्ता रिश्ते आने बंद हो गए। वक्त गुजरता गया, मेरी उम्र ढलने लगी। अब मैं 26 बरस की हो चुकी थी और बीमार रहने लगी थी। जिंदगी एक मशीन बन चुकी थी। मेरा दिल घर में ना लगता। जी चाहता घर से निकल भागूं,
बहुत घुटन महसूस होती थी। शुरू में पापा जी मेरी खबरगिरी के लिए आते थे, रफ्ता रफ्ता आना कम कर दिया। अब तो त्योहारों पर भी दूसरे दिन आते, 2 घड़ी बात करते और चले जाते। दूसरी माँ से 4 सौतेले बहन भाई हो गए। अब पापा अपने उन बच्चों में खो गए। मुझे कभी घर ना ले जाते, यहाँ तक कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी ना बुलाते। शायद सौतेली माँ की यही मर्जी थी कि मैं उनसे दूर रहूं। सोचती थी अगर मेरी चाचियां अच्छी ना होती तो मेरा क्या बनता। कभी कभी मम्मी का ख्याल आ जाता, वो कैसी होगी, कहाँ रहती होगी। मुझे तो उनकी सूरत भी याद नहीं रही थी। क्या उनको मेरी शक्ल सूरत याद होगी? अगर कभी अचानक सामना हो जाए तो क्या हम माँ बेटी एक दूसरे को पहचान पाएंगी? ये सवाल दिमाग में हलचल सी मचा देते थे। सुना था कि मेरी माँ ने फिर शादी ना की। न जाने वो किस आस पर जी रही थी, शायद मुझसे मिलने की आस पर। मौत की तरह शादी का भी एक दिन तय होता है। ढलती उम्र में मेरे लिए आखिर एक रिश्ता आ गया। ये मेरे पिता के दूर के रिश्तेदार थे। मोहल्ले में एक घर बिकाऊ था और उन लोगों को मकान की तलाश थी, इसलिए पापा के जरिए उन्होंने वो मकान खरीद लिया। उन्हें हम चाचा मोहन कहते थे। चाचा मोहन का एक बेटा मोहित था। वो अक्सर मेरे चाचा के बेटे से मिलने आता था। उसी का हम उम्र था। जब आता मुझे काम करते देखता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि जारा बहुत अच्छी लड़की है, सारा दिन घर का काम करती है, मुझे उस लड़की पर तरस आता है, आप मेरे लिए उसका रिश्ता मांग ले। उसकी माँ भी जब से आई थी कई बार हमारे घर आ चुकी थी। मुझे एक बेजुबान जानवर की तरह काम करते देखती थी, अफसोस करती थी। उन्होंने पापा से रिश्ता मांगा। पापा जी ने हाँ कर दी। जान गए थे कि अब भी इनकार किया तो बेटी उम्र भर बिन ब्याही रह जाएगी। मेरी शादी चंद दिनों में मोहित से हो गई। तीनों चाचाओं ने मिलकर दहेज दिया तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना रही। सास खुश थी कि अच्छी लड़की मिली और साथ भारी दहेज भी लाई। वो मेरी कदर करने लगी। मुझे तो आज्ञाकारिता सेवा करने की आदत थी। शादी के दूसरे दिन से चूल्हा हांडी संभाल लिया और जैसे मायके में काम करती थी अपने घर में भी करने लगी। सास को मेरे आने से बहुत आराम मिला। पहले वही सारा काम करती थी। ननंद ब्याही जा चुकी थी, घर में दूसरी कोई औरत न थी। वो खुश थी। 2 साल बहुत आराम व सुकून से कटे। फिर जब बच्चे की डिलीवरी के दिन करीब आ गए तो लेडी डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया। सास से सारा घर तो संभाला ना जाता था। मोहित ने कहा कि कोई अच्छी औरत नौकरानी के तौर पर मिल जाए तो रख लेते हैं, इस तरह हम सबको आराम मिल जाएगा। 1-2 औरतें मिली मगर अच्छी न थी। पहली ने साफ सुथरा काम ना किया, उसे निकाल दिया। दूसरी चोर निकली, रंगे हाथों पकड़ी गई, उसे भी चलता करना पड़ा। घर में परेशानी बढ़ गई। सच है कि अच्छी नौकरानियों का मिलना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। ससुर जी ने कई दोस्तों से जिक्र किया, खुद मोहित ने भी कोशिश की। उनके एक दोस्त सतीश जो कि एक वृद्ध आश्रम के इंचार्ज थे, उनसे भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक औरत है तो सही, लावारिस होने के कारण वृद्ध आश्रम में पनाह ली हुई है। वो घर जैसा माहौल चाहती है, बहुत शरीफ और अच्छे खानदान की है और हालात की मारी है। मैं उससे बात करता हूँ, तुम्हारे यहाँ आने पर राजी हो गई तो उसको रख लेना। सतीश साहब ने उस औरत से बात की। उसने कहा कि अगर शरीफ लोग हैं और फैमिली छोटी सी है तो मैं वहां रहने पर राजी हूँ, आप उन लोगों से मिलवाइए। मेरी सास और ससुर मिलने गए और उन्होंने उस औरत को पसंद कर लिया। उस औरत ने भी हमारे सास ससुर को अच्छा पाया। यूं कानूनी कार्रवाई के बाद वो उसको घर ले आए। औरत की उम्र 45 साल थी, बहुत नेक और समझदार लगी। जब पहली नजर मैंने उसको देखा, चेहरे में ऐसी कशिश महसूस की कि जैसे उस सूरत में खुद मेरा कोई अपना मौजूद है। जी चाहा कि गले लग जाऊं। फिर दिल को समझाया, ये मुझे क्या हुआ है, न जाने कौन है, 2-4 दिन में आदत का तो पता चले, खबर नहीं रहती है कि नहीं। अभी तो दूर ही रहना सही है। 2 दिन में उस औरत ने हर किसी का दिल मोह लिया। वो वाकई हालात की मारी थी, लावारिस तो न थी। 2 भाई थे, भावजे और उनके बच्चे भी थे। उन सब रिश्तेदारों के होते हुए भी वो लावारिस थी कि माँ बाप के मरने के बाद भावजों ने इतना बुरा सलूक किया कि उस औरत को वृद्ध आश्रम में पनाह लेनी पड़ी। भाइयों ने भी परवाह न की। एक दिन उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई कि पति ने इल्जाम लगाकर मायके भिजवा दिया था, बच्ची छीन ली थी। उस वक्त मेरी बच्ची मुश्किल से 4 बरस की थी, बहुत मासूम सी थी। उस किस्से को लगभग 30 बरस होने वाले हैं। अब तो मुझे मेरी बच्ची की सूरत भी याद नहीं। कभी इत्तेफाक से मिल जाए तो शायद पहचान भी ना सकूं। हमारी सास ने पूछा, बहन तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ रहते थे? वो बोली, इसी मोहल्ले में उनका घर था, जाने अब यही रहते हैं या इलाका छोड़ गए हैं। अपने पति का नाम बताओगी?
औरत ने नाम लिया तो मेरे कान खड़े हो गए। वो पापा का नाम ले रही थी। विकास, ये तो मेरे पापा का नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है बेटी? आंखों में चमक आ गई। मेरा नाम तो जारा है, सब जरी कहते हैं, लेकिन मेरे ससुर और उनकी पत्नी जरी नहीं जारा ही कहते हैं। उनका कहना है कि तुम हमारी प्यारी सी बहू, हमारे घर परिवार की रौनक जारा ही हो। तभी वो औरत बोली, तुम मेरी जारा तो नहीं हो? जरी, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बरसों से खोई हुई बेटी मुझे मिल गई हो। फिर उन्होंने मेरे चाचाओं और उनकी पत्नियों के नाम लिए तो मैं दंग रह गई। जज्बातों से भरकर आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी ने आगे बढ़कर गले से लगाया, जोर से बीचा तो लगा कि जैसे ममता के अनगिनत फूल मुझ पर बरस गए हों। मुद्दतों से प्यासी रूह को आज सुकून मिला था। वो औरत जो हमारे घर की नौकरानी बनकर मेरे घर आई थी, मेरी बिछड़ी हुई माँ थी। किस्मत ने हम दोनों की झोली एक ऐसी खुशी से भर दी थी जिसका दुनिया में कोई मोल न था। माँ ने मुझे बताया कि जब उनके पिता जिंदा थे तो उन्होंने बहुत चाहा कि उनकी दूसरी शादी कर दे, लेकिन ये राजी ना हुई। इस उम्मीद पर कायम रही कि शायद बिछड़ी हुई बेटी से कभी मिलन हो जाए। सारी जिंदगी भाई और भावजों की सेवा में बसर कर दी। जब उन्होंने सेवा का सिला नफरत से दिया तो वृद्ध आश्रम चली गई। मम्मी ने बताया कि वो रोजाना प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, उनको उनकी बेटी से मिला दे। आखिरकार परमात्मा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतने वर्षों बाद उम्मीद भर आई और मिलन भी कैसा हुआ कि दामाद के घर नौकर होने जा रही थी। कुदरत के चमत्कार अजीब होते हैं, अकल हैरान और इंसान दंग रह जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ इस तरह मेरे घर आ जाएगी। उसके बाद वो हमेशा मेरे पास रही। मैंने मरते दम तक खुद से उन्हें जुदा ना किया। पापा तो पहले ही मुझसे नाता कम ही रखते थे। मालूम हुआ कि मेरी माँ आ गई है तो बिल्कुल ही किनारा कर लिया, लेकिन मुझे पापा की अब परवाह न थी। मेरे पति सास ससुर ने साथ दिया और बहुत खुशी से मेरी मम्मी को अपने साथ रखा। मैं आज भी प्रार्थना करती हूँ, मेरी देवी देवता जैसे सास ससुर को ईश्वर उनके पुण्य का सिला दे और उनकी जिंदगी सुकून से भर दे। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका आज की इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।